तो कहानी में अब तक हमने देखा था कि ड्योकपाल सेक्योंग को अपने साथ भगाकर सोल से गंगनाम ले आया था, जहाँ की वो दोनों ट्रिप पर आए थे। तो चैप्टर 26 की स्टार्टिंग में हम सेक्योंग को देखते हैं, जो कि बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है और सोचता है कि कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। फिर सेक्योंग हमें बताता है कि मेरे फादर सोच भी नहीं सकते कि मैं घर को छोड़कर इतनी दूर गांगनाम चला आऊंगा, और ये पहली बार है जब मैं अपने घर से भाग कर आया हूँ। मैंने आज तक बिना मेरे फादर की मर्जी के कहीं भी ट्रैवल नहीं किया था। जब भी मैं कहीं जाता था तो वो मेरे पीछे अपने आदमी छोड़ देते थे ताकि वो लोग मुझ पर नजर रख सके, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे काफी ज्यादा फ्रीडम का एहसास हो रहा है। भले ही मुझे यहाँ आने में काफी परेशानी हुई, बस में ट्रैवल करने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और यहाँ का खाना भी कितना बकवास है, पर फिर भी मैं इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे फादर की चंगुल से आजाद होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर वो हमसे कहता है कि भले ही मैं आज आजाद हूँ पर केवल एक दिन के लिए, जो बात मुझे अंदर से खाई जा रही है, पर भले ही मुझे आज़ादी केवल एक दिन के लिए मिली हो, पर फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और हम सेकॉन्ग को देखते हैं जो कि ओशन की तरफ देख रहा होता है। तभी ड्योकपाल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आया। यहाँ हम ड्योकपाल को देखते हैं जो कि कुछ खा रहा होता है और वो सेक्योंग से उसी के बारे में पूछता है, जिस पर सेक्योंग कहता है तुम हमेशा इस तरह की बकवास चीजें क्यों खाते रहते हो। जिस पर ड्योकपाल उसे कहता है क्योंकि मैं लंबा होना चाहता हूँ, अगर मैं ज्यादा खाता रहूंगा तो मैं जल्दी लंबा हो जाऊंगा। और फिर ड्योकपाल सेक्योंग को बताता है जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो ये जगह इतनी डेवलप नहीं थी, अब तो यहाँ काफी बड़ा शहर बन चुका है, पर जब मैं यहाँ आया था तब ये पूरी तरह से एक गांव था। जहाँ सेक्योंग तुरंत ही उससे पूछ लेता है कि तुम पहली बार यहाँ कब आए थे, जिस पर ड्योकपाल को अपने पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है जब वो अपने आदमियों के साथ काफी खुश रहता था और वो अपनी गैंग के मेंबर्स को काफी ज्यादा मिस करने लगता है, जो कि उसके लिए उसके भाई की तरह थे। और ड्योकपाल तुरंत ही काफी सैड हमें नजर आता है। फिर तुरंत वो खाने से अपने मुंह को भर लेता है और ताकि उसे सेक्योंग को जवाब न देना पड़े, और कहता है कि मेरा मुंह ऑलरेडी खाने से भरा है, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। जिसके बाद वो दोनों पूरी तरह से इस ट्रिप को एंजॉय करने लगते हैं। वो दोनों जगह जगह पर घूम रहे होते हैं, अलग अलग जगह खाना ट्राई कर रहे होते हैं, और इसी तरह बातों ही बातों में दिन कब गुजर जाता है दोनों को ही पता नहीं चलता। अब रात हो चुकी थी। काफी रात में हम उन दोनों को साथ में चलते हुए देखते हैं। तभी इस बार सेक्योंग बात शुरू करता है और कहता है जब मैं 6 साल का था तो मैं एक पार्टी में गया था। वो पार्टी हमारी फैमिली की गेट टुगेदर थी, जहाँ हमारी फैमिली के काफी सारे लोग आए थे। यहाँ ड्योकपाल तुरंत ही उससे पूछता है तो आखिर उस पार्टी में क्या हुआ था, जिस पर सेक्योंग काफी हमें सैड नजर आता है और कहता है किसी की मौत, उस पार्टी में किसी की मौत हुई थी। यहाँ ड्योकपाल उससे तुरंत ही पूछता है क्या उसे तुमने मारा था, जहाँ सेक्योंग भी बिना हेजिटेट किए उसे जवाब देता है कि हाँ मैंने ही मारा था। और फिर कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हम उसी पार्टी का सीन देखते हैं। सेक्योंग एक लड़की के साथ बैठा होता है। यहाँ फिर सेक्योंग हमें अपनी कहानी बताना शुरू करता है और कहता है जब मैं छोटा था तो मैं काफी डरा रहता था। मुझे उस टाइम की कोई भी बात अच्छे से याद नहीं है, पर फिर भी मुझे एक बच्ची याद है जो कि काफी ज्यादा नॉइसी थी और वो मुझे बहुत परेशान करती थी। जब भी मैं उसकी बात नहीं मानता वो रोना स्टार्ट कर देती और ड्रामा करने लगती थी, पर ये कारण बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उसे नापसंद करता था। मैं उसे हेट इसलिए करता था क्योंकि वो हर जगह मुझे फॉलो करती रहती थी, जैसे कि उसे मुझ पर क्रश हो। मैं जितना उसे दूर जाने की कोशिश करता वो उतना ही मेरे पास आती और मुझे परेशान करती, और मुझे भी उन चीज़ों की आदत हो चुकी थी। पर एक दिन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी, तो हम दोनों साथ में सेकंड फ्लोर पर गए, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए एक जगह थी। मैं तो सोच रहा था कि मैं उसे वहाँ छोड़कर चला जाऊँ, पर तभी अचानक से वो सीढ़ियों के पास चली गई, वहाँ से नीचे की ओर झाँकने लगी, और तब मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और उसे कहूं कि मैं तुम्हारे बाल बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और फिर उसके बालों में लगाने वाली क्लिप को तुरंत ही नीचे फेंक दूं, जिसके बाद वो तुरंत ही उसे उठाने के लिए नीचे जाएगी और मैं उसे सीढ़ियों से धक्का दे दूंगा, तब वो मुझे परेशान नहीं करेगी। पर फिर तभी मुझे रियलाइज हो गया कि किसी के साथ ऐसा करना काफी गलत है, और मैंने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। पर अचानक से उसके बालों की क्लिप खुद ब खुद ही नीचे गिर गई और वो तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगी। वो काफी ज्यादा खुश थी और भागते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी, जैसा कि मैंने इमेजिन किया था।
और फिर हम नन्हे सेक्योंग को काफी ज्यादा डरा हुआ देखते हैं और फिर नन्हा सेक्योंग हमें बताता है वो लड़की खुद ब खुद ही नीचे गिरने लगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं उसकी मदद करना चाहता था, मैं उसे पकड़ना चाहता था, पर मैं ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि मैं काफी छोटा था। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने उसके कपड़े को पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की, पर मैं उतना ताकतवर नहीं था और वो गिर गई। हर तरफ खून ही खून फैल गया था और तभी मैंने पाया कि मेरे फादर भी वहीं पर थे, जिन्होंने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे फादर ने कितना देखा या क्या देखा, पर उनकी आंखों से ये साफ पता चल रहा था कि उन्हें लगता है कि इसका कसूरवार मैं ही हूँ। जिसके बाद उस लड़की को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ आईसीयू में उसने अपना दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद मैंने फादर को सारा सच बता दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं उसे हर्ट करना चाहता था, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने उसे टच भी नहीं किया था, यहाँ तक कि मैंने उसे बचाने की कोशिश भी की थी। इसमें मेरी गलती नहीं थी। अगर मैं थोड़ा सा ताकतवर होता तो मैं उसे बचा सकता था। मैंने उसके कपड़े को काफी जोर से पकड़ रखा था ताकि वो गिरे नहीं, पर फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। मेरा हाथ छूट गया। मैंने जानबूझकर उसे गिरने नहीं दिया, बल्कि वो गलती से गिर गई। और फिर हम देखते हैं सेक्योंग ड्योकपाल की तरफ ही देख रहा होता है और उसके मन में चलता है कि ये नकली सॉन्ग हुन मेरी बातों को काफी शांति से सुन रहा है। और फिर हम सेक्योंग के चेहरे पर एक काफी अजीब सा लुक देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है। जैसे जैसे समय बीतने लगा, मुझे लगने लगा कि शायद मैंने जानबूझकर ही उसे गिरने दिया था। मुझे अपने ऊपर ही शक होने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या मैं नॉर्मल भी हूँ, और वो ये सभी बातें ड्योकपाल को बता देता है। जहाँ सेक्योंग सोच रहा होता है कि शायद अब ये भी मुझे समझेगा कि मैं पागल हूँ और मेरे बारे में ऐसा सोचेगा कि मैं कोई क्रेजी साइकोपैथ हूँ। यहाँ हम ड्योकपाल को देखते हैं, जिसने सेक्योंग की सभी बातों को सुन लिया था, पर वो अभी काफी शांत था। उसके मन में चल रहा होता है कि मुझे एक सिगरेट चाहिए इस बात को बचाने के लिए, पर मैं अभी सॉन्ग ह्यून की बॉडी में हूँ तो मैं ऐसा कर नहीं सकता। फिर वो सोचता है कि मुझे लगा था कि इसने जानबूझकर उस लड़की का कत्ल कर दिया होगा क्योंकि वो इसे परेशान करती थी, पर मुझे लगा नहीं था कि वो बिल्कुल एक एक्सीडेंट है। भले ही वो एक्सीडेंट था या नहीं था, पर पेरेंट्स हमेशा अपने ही बच्चे को सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं। पर सेक्योंग के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके फादर तो उसे ही मर्डरर मान बैठे हैं और अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं मानो कि वो कोई साइकोपैथ किलर हो। मुझे तो ये बात काफी अजीब लग रही है। क्या सेक्योंग के फादर को छुपाना चाहते हैं? फिर हम देखते हैं ड्योकपाल को वो रात भी याद आ रही होती है जब सेक्योंग उसके पास आया था और काफी बुरी तरह से रो रहा था और पूछता है कि क्या सॉन्ग ह्यून ठीक है। वो सॉन्ग ह्यून के बारे में जानना चाहता था और जनरली कंसर्न दिखाई दे रहा था। और फिर ड्योकपाल हमसे कहता है कि जब उस रात को मैंने सेक्योंग को उतनी बुरी तरह से रोते हुए देखा था, मैं उस समय एक बात तो काफी अच्छे से समझ गया था कि ये लड़का भले ही एक चालाक लोमड़ी हो सकता है, पर वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। वो कोई खूनी नहीं हो सकता। और फिर ड्योकपाल तुरंत ही सेक्योंग से कहता है कि अगर तुम कहते हो वो एक एक्सीडेंट था तो मैं मान लूंगा। मैं मानता हूँ कि वो एक्सीडेंट था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। ये बात सुनकर सेक्योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे ड्योकपाल की बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। यहाँ सेक्योंग के मन में चल रहा होता है कि भले ही ये नकली सॉन्ग ह्यून काफी ज्यादा सेंसिटिव और रूड है, पर वो दिल का बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। फिर ड्योकपाल सेक्योंग से कहता है, तुमने ही कहा था ना कि एक इंसान का नेचर बिल्कुल भी बदलता नहीं है। तो मैं इस बात को मानता हूँ। तुम एक काफी घटिया इंसान हो सकते हो जो कि मुझे परेशान करता है, पर तुम एक साइकोपैथ किलर नहीं हो जो कि बिना बात के किसी का कत्ल कर दे। फिर ड्योकपाल उसे कहता है कि मैं तुम्हें काफी लंबे समय से तो नहीं जानता हूँ, पर मैं एक बात काफी अच्छे से समझ चुका हूँ कि तुम कोई अजीब इंसान नहीं हो। और फिर ड्योकपाल तुरंत ही वाइफ को ठीक करने के लिए कहता है, तुम वहाँ क्या चुपचाप खड़े हो मुंह लटकाए हुए, इधर आओ। पर तभी अचानक से सेक्योंग उसे कहता है, तब तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं? जहाँ वो ड्योकपाल को यहाँ से धक्का देने की बात कर रहा होता है और ड्योकपाल तो बस चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। और वो तुरंत ही उसके हाथ को अपने पास लेकर आता है और उससे कहता है, क्यों ना तुम खुद ही मुझे धक्का देकर ये पता लगा लो। और ड्योकपाल की इस बात से तो सेक्योंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और ड्योकपाल उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। फिर ड्योकपाल सेक्योंग से कहता है कि बिल्कुल भी मत रुकना, तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकते हो मेरे साथ।
और उसके बाद जो भी होगा उससे मैं खुद ही डील कर लूँगा। यहाँ सेक्योंग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? जिस पर ड्योकपाल कहता है कि मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरा कत्ल तो नहीं करने वाले हो। यहाँ सेक्योंग उसकी इस बात से पूरी तरह से शांत रह गया था और उसके पास कहने को अब कुछ भी नहीं था। यहाँ ड्योकपाल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझता हूँ कि तुम कोई खूनी नहीं हो, तुमने किसी का कत्ल नहीं किया है। भले ही ये पूरी दुनिया तुम पर भरोसा ना करे, पर मैं फिर भी तुम पर भरोसा करता हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा दम इस दुनिया में घुटता है, तुम अपने घर में सफोकेट हो जाते हो, तो मैं तुम्हारे लिए हवा बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी सांस लेने में मदद कर सकूं। और फिर वो तुरंत ही सेक्योंग के हाथ को पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे जैसे बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता हूँ? और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी बता दिया है, पर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये मानवा अभी ऑन गोइंग है और काफ़ी रेयरली इसके चैप्टर आते हैं। कभी 15 दिन, कभी 10 दिन या 20 दिन पर इसके चैप्टर आते हैं। तो जब तक आगे के चैप्टर ट्रांसलेट होकर नहीं आएंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। एंड मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।